अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी से मतलब है कि अगर एक स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन पहले से बना हुआ है या एक रिलेटिवली लेस सॉल्युबल सॉल्ट का एक सॉल्यूशन पहले से बना हुआ है, अब किसको तुम लेस सॉल्युबल कहोगे और किसको मोर सॉल्युबल कहोगे? तो जिन भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.1 m से ज़्यादा आती है उनको कहते हैं कि ये वाटर में मोर सॉल्युबल है, वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है। और जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.1 m से कम आती है उनको कहते हैं कि वो सारे सॉल्ट वाटर में लेस सॉल्युबल है। तो अगर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.1 m से कम है तो हम उसको लेस सॉल्युबल सॉल्ट कहेंगे। अब देखो हम दो स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट को साथ में डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब दोनों सॉल्ट्स की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है। अब एक केस इमेजिन करो कि हमने AgBr लिया, AgBr, हमने AgBr का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया। सैचुरेटेड का मतलब है कि इसमें अब और ज़्यादा AgBr डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो हमने AgBr का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने ऐड किया AgCl। अब हमने दो स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट को साथ में डिसॉल्व कर दिया है, तो इसको कहेंगे कि ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस है। अब इसको ऐसे इमेजिन करो कि अगर हम डिसॉल्व तो कर रहे हैं AgBr में AgCl, तो AgBr का अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो वहां AgBr ने अपना इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रखा होगा। ये Ag प्लस एंड Br माइनस एक्वस में डिसोसिएट होकर अपना एक इक्विलिब्रियम सेटअप किया होगा। ठीक है, अब जब इसमें AgCl डिसॉल्व करोगे तो AgCl भी तो थोड़ा बहुत तो आयनाइज होगा ही होगा। कितना भी स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट है पर AgCl भी तो डिसोसिएट होकर अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, और अपना इक्विलिब्रियम सेटअप जब करेगा तो वो भी आयनाइज होगा, क्योंकि Ag प्लस तो है पर Cl माइनस 0 है। तो AgCl भी थोड़ा बहुत तो आयनाइज होगा और आयनाइज होके Ag प्लस और Cl माइनस बनाएगा। अब AgCl जैसे ही Ag प्लस बनाएगा ये इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? ये AgBr का इक्विलिब्रियम पहले से सेटअप था और जैसे ही हम AgCl ऐड करेंगे AgCl डिसॉल्व होकर Ag प्लस प्रोड्यूस करेगा और ये इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड भेजेगा। देखो दोनों पानी में अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करना चाहेंगे, ठीक है, दोनों को अपना इक्विलिब्रियम सेट करना है। इसने पहले से सेट कर रखा है तो अपने ये इसने Ag प्लस प्रोड्यूस कर रखा है, अब ये भी अपना सेट करेगा और ये सेट करेगा तो ये Ag प्लस और Cl माइनस दोनों प्रोड्यूस करेगा, तो थोड़ा तो Ag प्लस प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। और जैसे थोड़ा Ag प्लस प्रोड्यूस किया इसका इक्विलिब्रियम कहाँ जाने लगेगा? बैकवर्ड जाएगा। तो AgBr में अगर AgCl ऐड करोगे तो AgCl की सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसी स्कीम को उल्टा कर दें, AgBr में हम AgBr की बजाय हम इनिशियली AgCl ले लें, अगर हम AgCl ले लेते हैं यहां पर और यहां पर AgBr ले लेते हैं तो पहले से इक्विलिब्रियम सेटअप है AgCl का और हमने इसमें ऐड किया AgBr। अब AgBr भी क्या करेगा? थोड़ा तो डिसोसिएट होगा ही होगा, और डिसोसिएट होकर जब अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करने की कोशिश करेगा तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। यानी दो स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट्स अगर साइमल्टेनियसली डिसॉल्व्ड हैं तो दोनों पे ही कॉमन इफेक्ट लगता है और दोनों की ही साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी जो होती है वो प्योर वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी से कम आ जाती है। आई बात समझ में? तो दो सॉल्ट्स को अगर हम साइमल्टेनियसली वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो दोनों ही सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज कर जाती है। तो दो सॉल्ट्स को वाटर में अगर साइमल्टेनियसली डिसॉल्व किया तो दोनों की ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। आई बात समझ में? अब देखो इस केस को, ऐसे केसेस को कैसे करें? तो हमें अब साइमल्टेनियसली है, अब देखो केस है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम पहले किसको डिसॉल्व करें बाद में किसको डिसॉल्व करें और इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले जा रहे हैं। हम एकदम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हम सीधा मानेंगे कि हम दोनों सॉल्ट को एक ही साथ सॉलिड में लेकर डिसॉल्व कर रहे हैं। आई बात समझ में? सीधा दोनों सॉल्ट को क्या कर रहे हो? सीधा एक ही साथ डिसॉल्व कर रहे हो, कोई सीक्वेंस नहीं। दोनों सॉल्ट को एक ही साथ डिसॉल्व करोगे तो मान लो इस सिचुएशन में
AgCl की मोलर सॉल्युबिलिटी S1 होती है और AgBr की मोलर सॉल्युबिलिटी S2 होती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी S1 है, AgCl की मोलर सॉल्युबिलिटी S1 है, तो Cl माइनस कितना आना चाहिए? S1 आना चाहिए। और Br माइनस कितना आना चाहिए? S2 आना चाहिए। और Ag प्लस कितना आना चाहिए? इससे आएगा S1 और इससे आएगा S2। हमने किसी को इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं भेजा, हमने ऐसा सोचा कि साइमल्टेनियसली दोनों सॉल्ट को एक ही साथ पानी में डिसॉल्व करें, और दोनों सॉल्ट को जब एक ही साथ पानी में डिसॉल्व करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी से कम आएगी, या अकेले अगर डिसॉल्व होता तो जो सॉल्युबिलिटी आएगी उससे कम आएगी। और इस सिचुएशन में मान लिया कि इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है। अगर AgCl की सॉल्युबिलिटी S1 होती है तो ये साथ में डिसॉल्व करके S1MCl- प्रोड्यूस करेगा, और इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S2 है तो ये S2M प्रोड्यूस करेगा, है ना। और Ag प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन कितनी आनी चाहिए? कितनी कहोगे? S1 प्लस S2, तो इसका नेट हो जाएगा S1 प्लस S2। अब ये बताओ मुझे कि इक्विलिब्रियम रखते टाइम हम नेट कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं या जो इस रिएक्शन से आई है कॉन्सेंट्रेशन उसी को रखते हैं? नेट कॉन्सेंट्रेशन रखते हो, और नेट कॉन्सेंट्रेशन इज S1 प्लस S2। अब देखो, अब एकदम सिंपल साइमल्टेनियस का केस हो गया। KSP1, इसकी KSP को KSP1 कह दें, ये है KSP1 और ये है KSP2, और इसमें ऐड किया हमने AgCl AgBr सॉलिड। अब देखो KSP1 और KSP2, KSP1 को क्या लिखोगे? हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ये तो Ag प्लस इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर है, और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को S1 प्लस S2 और Cl माइनस है S1 के बराबर। अब इसे देखो, नॉर्मली जो हम दो वीक एसिड में काम करते हैं वही काम यहां पे भी करेंगे। KSP2 ये क्या होगा? तो Ag प्लस इंटू Br माइनस, इसको क्या कहोगे? S1 प्लस S2 इंटू S2। अब ये S1 S2 का रेशियो कैसा आएगा? S1 S2 का रेशियो क्या होगा? KSP के रेशियो के बराबर होगा। तो दोनों को KSP1 अपॉन KSP2 इक्वल्स टू S1 अपॉन S2, एक तो ये मिल जाएगा। तो दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज का रेशियो चाहिए, तो S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू KSP1 अपॉन KSP2। और ये ध्यान देना, दोनों में सॉल्ट का नेचर, सॉल्ट की स्टोइकोमेट्री कैसी है? AgBr और AgCl दोनों की सॉल्ट की स्टोइकोमेट्री सेम है। ये 1-1 है तो ये भी क्या है? 1-1 है। सॉल्ट की स्टोइकोमेट्री सेम होगी तभी ऐसा आएगा, और तभी डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा। दोनों का सम करके देखो, हाँ, KSP1 प्लस KSP2, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 इंटू S2, तो यहां से S1 आएगा और यहां से S2 आएगा। दोनों का समेशन कितना आ जाएगा? S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। तो KSP1 प्लस KSP2 इज S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, यानी S1 प्लस S2 को कह सकते हो ये स्क्वायर रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2 है। तो इन दोनों सॉल्ट की सॉल्युबिलिटीज का समेशन जो है S1 प्लस S2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अगर हमें S1 की वैल्यू चाहिए तो S1 को क्या कह सकते हो? KSP1 अपॉन S1 प्लस S2, और S2 को क्या कह सकते हो? KSP2 अपॉन S1 प्लस S2। तो S1 इक्वल्स टू KSP1 अपॉन S1 प्लस S2, यानी KSP1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ KSP1
प्लस KsP2 और S2 को KsP2 अपॉन S1 प्लस S2 और ये वैल्यू भी आ जाएगी KsP2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ KsP1 प्लस KsP2। ठीक है, तो दोनों की इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटीज निकाल सकते हैं, दोनों की सॉल्युबिलिटीज का रेशियो निकाल सकते हैं, कॉमन आयन जो दोनों में कॉमन आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं और इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटीज भी निकाल सकते हैं। S1 की वैल्यू देखो किसके बराबर आएगी, Ci माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, और S2 की वैल्यू Br माइनस S1 प्लस S2 Ag प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से मान लो S1 प्लस S2, हाँ दोनों को जोड़ के देखो, दोनों को जोड़ो जरा, देखो क्या हो रहा है, तुम बताओ मुझे। दोनों को जोड़ोगे तो यहां क्या कर सकते हो, अगर दोनों को जोड़ेंगे S1 S2 कॉमन निकाल लेंगे और S1 प्लस S2 बच जाएगा, तो उसको क्या लिख सकते हो, ये सब होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया, फिर अंडर रूट ले लो, ये सब फिर आगे का हो गया। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग किया करो, थोड़ा सा सोचोगे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम स्मूथली सोचते एक बार जरूर सोचो कि आ कैसे रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज, अगर सॉल्ट का नेचर क्या होगा, सॉल्ट का स्टोइकियोमेट्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, स्टोइकियोमेट्री सेम होना चाहिए तभी ऐसा कहेंगे। अगर स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट है तो क्या ये सेटअप चलेगा, नहीं, क्यों नहीं चलेगा, यहाँ स्क्वायर क्यूब आ जाएगा कुछ, तो फिर वो समेशन करने पे ऐसा नहीं आएगा। तो हमें ये तभी यूज करना है जब सॉल्ट की स्टोइकियोमेट्री सेम हो, और अगर सॉल्ट की स्टोइकियोमेट्री सेम नहीं हो तो ऐसा नहीं कर सकते। अब एक और बात देखो, तुम्हें सॉल्ट्स का नॉर्मली KsP दिया होगा और KsP दिया होगा और तुम्हें इनकी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, अब KsP को भी देखना है, जैसे मानो एक KsP है 10⁻10 और 10⁻14, यानी 10⁻14 जो KsP है ये बहुत 10⁻10 के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत बहुत कम आ रही है। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर कोई वैल्यू बहुत कम आ रही है तो हमें उसको नेग्लेक्ट कर देना है। चलिए, दो सॉल्ट हैं AgCl और AgBr, इनको हमने पानी में डिजॉल्व किया, इनको हमने प्योर वाटर में इनको वाटर में डिजॉल्व किया और कैसे डिजॉल्व किया, सेपरेटली डिजॉल्व किया। तो इस टाइम पे मान लो S1 है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, S1 है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। तो बताओ जरा AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी आनी चाहिए, हाँ है ना। तो अगर प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी कह रहे हैं तो ये रूट ऑफ KsP ऑफ AgCl होना चाहिए, और AgCl का KsP कितना है -10, तो ये वैल्यू आ गई 10⁻⁵ समझ में आया। और अगर हम S2 की बात करें, हाँ S2 की बात करें तो ये आएगी 10⁻⁷। S2 इज सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ KsP ऑफ AgBr और ये आ गया 10⁻⁷। अब बताओ इन दोनों सॉल्ट में कौन रिलेटिवली ज्यादा इनसॉल्युबल है, कौन ज्यादा इनसॉल्युबल है, AgCl या AgBr, AgBr रिलेटिवली ज्यादा इनसॉल्युबल है। तो इन दोनों में कहा जाए कि कौन रिलेटिवली ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इन दोनों में ज्यादा वीकर कौन है, AgBr ज्यादा वीकर है और AgCl रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, हाँ है ना। रिलेटिव बात की जाए तो ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, ये रिलेटिवली वीकर है। अब देखिए आपको रिजल्ट से कुछ डिडक्शंस बताने हैं। अब प्योरी हम वाटर में ही डिजॉल्व कर रहे हैं, पर इस बार डिजोल्यूशन साइमल्टेनियस होता है। अब डिजोल्यूशन साइमल्टेनियस है तो यहां तो कॉमन एन इफेक्ट लगेगा, और कॉमन एन इफेक्ट लगेगा तो हमें उस इफेक्ट को सोच के सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है। चाहिए तो AgCl, अब देखो पहली बार जब क्वेश्चन कर रहे हो तो बेटर है बेसिक्स यूज कर रहे हो, बाद में हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Ag प्लस Cl माइनस
इस परिस्थिति में इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो कि S1 डैश होती है और AgBr की सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं कि वो S2 डैश होती है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S1 डैश है तो डिसॉल्व करने के बाद ये Cl माइनस S1 डैश प्रोड्यूस होगा, और इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S2 डैश है तो डिसॉल्व करने के बाद Br माइनस S2 डैश प्रोड्यूस होगा। अब Ag प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन S1 डैश प्लस S2 डैश, ये भी हो जाएगा S1 डैश प्लस S2 डैश। ये हो गई Ag प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गई Cl माइनस, ये हो गया Br माइनस। अब देखो हम समेशन करेंगे, हम KSP1 को लिख सकते हैं, अगर हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP1 कह दें, इसका KSP2 कह दें, तो KSP1 को कह सकते हो कि ये S1 प्लस S2 इंटू S1 डैश के बराबर है, और KSP2 इज S1 डैश प्लस S2 डैश इंटू S2 डैश के बराबर है। दोनों का समेशन करो, S1 प्लस S2 डैश कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा S1 डैश, यहां से बचेगा S2 डैश, तो S1 प्लस S2 डैश का होल स्क्वायर, तो S1 प्लस S2 डैश का होल स्क्वायर हो जा रहा है, तो S1 डैश प्लस S2 डैश इज स्क्वायर रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2, है ना। और S1 की वैल्यू कितनी बोलोगे? 10 की पावर। अब यहां से देखो S1 डैश प्लस S2 डैश का समेशन कितना आ रहा है? S1 डैश प्लस S2 डैश स्क्वायर रूट ऑफ KSP1 डैश इज 10 की पावर माइनस 10 प्लस 10 की पावर माइनस 14। अब बताओ 10 की पावर माइनस 10 के रिस्पेक्ट में 10 की पावर माइनस 14 को कंसिडर करें या इग्नोर कर दें? इग्नोर करके इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 10 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 10 की पावर माइनस 5m। तो S1 डैश प्लस S2 डैश इस कितना? 10 की पावर माइनस 5m। अब जरा बताओ S1 की वैल्यू कितनी होगी? S1 डैश कितना होगा? तो AgCl का KSP 10 की पावर माइनस 10 है, तो S1 डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर माइनस 5। तो KSP1 का एक्सप्रेशन है कि ये S1 प्लस S2 दोनों का डैश इनटू S1 डैश। अब S1 प्लस S2 की वैल्यू 10 की पावर माइनस 5 है, और ये वैल्यू 10 की पावर माइनस 10 है, तो S1 डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? ये अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 5m आ रही है, लगभग 10 की पावर माइनस 5m। अब बताओ एग्जैक्टली ये 10 की पावर माइनस 5m के बराबर आएगी या उससे थोड़ी सी छोटी आएगी? छोटी आएगी, क्योंकि AgCl का इक्विलिब्रियम थोड़ा तो बैकवर्ड गया होगा, थोड़ा मतलब dy बाई dx वगैरह अगर डी अमाउंट भी बैकवर्ड गया है, ds अमाउंट भी, तो उसको भी मान के कहें तो इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी ds तो कम हुई होगी, पर इसकी सॉल्युबिलिटी 10 की पावर माइनस 5m के ही आसपास है। अब जरा देखो कि S2 को क्या लिखोगे? हाँ, S2 को लिख सकते हैं कि ये KSP2 इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 14 इक्वल्स टू S1 डैश प्लस S2 डैश इंटू S2 डैश। S2 डैश की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 10 की पावर माइनस 9m। कुछ डिडक्शंस देखो, कॉमन एंड इफेक्ट दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट पर लगेगा, पर उसका इफेक्ट किस पे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा? जो ज्यादा वीक है। देखो वाटर में सॉल्युबिलिटी आई थी दोनों की, इसकी आई थी 10 की पावर माइनस 5m, इसकी आई थी 10 की पावर माइनस 7m। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी तो दोनों की क्या दिख रही है? तो ये इसकी ज्यादा दिख रही है, इसकी कम दिख रही है। अब कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से AgCl की सॉल्युबिलिटी 10 की पावर माइनस 5m से थोड़ा सा ही कम हुई, और इतना ही कम हुआ कि हम उसको अप्रॉक्सीमेटली अभी भी क्या बोल रहे हैं? 10 की पावर माइनस 5 ही है। तो AgCl की सॉल्युबिलिटी पे बहुत बहुत थोड़ा फर्क पड़ा, और इतना फर्क पड़ा कि Ag प्लस की या इसकी सॉल्युबिलिटी अभी भी जितनी थी उतनी ही मान दे रहे हैं। हाँ, पर एग्जैक्टली बात करें तो थोड़ा सा कम हो जाएगी, पर Br माइनस की या AgBr की सॉल्युबिलिटी देखो कितनी हो गई? ओरिजिनली 10 की पावर माइनस 7 थी, और अभी कितना हो गया?
10 की पावर -7 थी और अभी हो गया 10 की पावर -9, तो ओरिजिनल से 100 टाइम हो गया, हाँ है ना। तो कॉमन एन इफेक्ट जो है उसका ज्यादा इंपैक्ट किस पे होता है, जो वीक है। वीक को वो और ज्यादा, वीक का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो और कम देगा, पर हाँ स्ट्रॉन्गर का भी कम करेगा, पर वो रिलेटिवली कम करता है। मैं स्ट्रॉन्गर यूज कर रहा हूं वर्ड, दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, दोनों पे ही कॉमन एन इफेक्ट लगेगा, पर किस पे उसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा, जो रिलेटिवली ज्यादा वीकर है, जो रिलेटिवली ज्यादा वीकर है उसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा। आई बात समझ में? सही। अब देखो अगर सॉल्ट का नेचर सेम ना हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, जैसे Ag2CrO4 एंड AgBr आर साइमल्टेनियसली डिसॉल्व्ड, इनको हमने साइमल्टेनियसली डिसॉल्व कर दिया। Ag2CrO4 और AgBr, इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली डिसॉल्व कर दिया, दोनों को साथ में डिसॉल्व किया, और KSP दिया हुआ है AgBr का लगभग 10 की पावर -12 और KSP दे रखा है Ag2CrO4 चलिए दोनों की KSPs सिमिलर हैं। सबसे पहले तो ये सोचना है कि यहाँ क्या वो S1 पे S2 वाला कॉन्सेप्ट लगा दें या नहीं करें। तो पहले हमें यह पता करना है कि हमें क्या नहीं करना, ठीक है। हमारे दिमाग में वो केस रहता है, हम एकदम उसी में फ्लो में करते हैं, तो हमें वो या केस S1 + S2 का होल स्क्वायर जो बन जा रहा था, होल क्यूब जो बन जाएगा, वो ऐसा नहीं करना। क्या करना है, तो बेसिक से लिखो। अभी मान लो दोनों सॉल्ट साइमल्टेनियसली डिसॉल्व्ड है और इस परिस्थिति में Ag2CrO4 है और AgBr भी है, दोनों ही सॉल्ट को हम साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करें, दोनों से ही Ag+ आएगा। अगर दोनों को सेपरेटली डिसॉल्व करें और दोनों को साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करें, कौन सी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी? सेपरेटली डिसॉल्व करोगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी, और साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करोगे तो सॉल्युबिलिटी काफी कम आएगी। अब देखो हम मान रहे हैं कि दोनों को हम एकदम साथ में डिसॉल्व कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में इस Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी कह रहा हूं मैं कि वो S1 है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? S1। और ये कौन सी सॉल्युबिलिटी है? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। दोनों को जब साथ में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है। ये कितना बनना चाहिए? 2S1। और ये कितना बनना चाहिए? S1। ये कितना बनना चाहिए? S2। और ये कितना बनना चाहिए? 2S1 + S2। यहां तुम्हें ये ऐड करना पड़ेगा। चलिए इसके KSP को KSP1 कह दें और इसका KSP2 कह दें। अब यही दिक्कत है, यही तुम्हें समझना है कि KSP1 ये 2S1 + S2 का होल स्क्वायर है, Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है, इनटू S1। और ये KSP2 ये क्या है? तो ये 2S1 + S2 का होल स्क्वायर ना होके केवल पावर 1 है, और यहां पर है S2। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या आएगी? यहां दो इक्वेशन बनेंगी। अब इनमें हम सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। इसको अगर स्क्वायर करके सोच रहे हो कि स्क्वायर करके समेशन करेंगे, स्क्वायर करके करोगे तो यहाँ S1 और यहाँ S2 का होल स्क्वायर हो, S2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, पर ये S1/S2 का स्क्वायर मिलेगा। तो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना मुश्किल है, मतलब मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो अब हम आएंगे थोड़ा सा मैथमेटिकल एज पे। ऐसा सोचो
कि Ag2CrO4 और AgBr की सेपरेट सॉल्युबिलिटी कितनी है? -6m। और Ag2CrO4 की सेपरेट सॉल्युबिलिटी कितनी है? तो 10 की पावर -4। अगर सेपरेट सॉल्युबिलिटी देखोगे तो वो सीधा सॉल्ट का नेचर है Ag2CrO4, तो 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 और s की पावर 3, तो 4s क्यूब हो जाएगा। 4 कैंसिल, तो s की वैल्यू आएगी 10 की पावर -4। यानी सेपरेट सॉल्युबिलिटी देखोगे तो Ag2CrO4 की 10 की पावर -4 है और AgBr की सॉल्युबिलिटी कितनी है? -6। अब अभी जो पिछले क्वेश्चन से हमें ज्ञान मिला, हम उसी ज्ञान को यूज करें। पिछले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? कॉमन एन इफेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगता है, पर ज्यादा किस पे लगता है? जो सबसे वीकर हो। तो बताओ किस AgBr की सॉल्युबिलिटी थी 10 की पावर -6 और इसकी थी 10 की पावर -4, तो AgBr की सॉल्युबिलिटी तो और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी, हाँ ना, उस पर तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। पर Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी पे उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब पहले से इनमें 100 के फैक्टर का डिफरेंस है। इस पे इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा तो ये तो और ज्यादा कम हो जाएगी, और इस पे इंपैक्ट कम पड़ेगा तो ये थोड़ा कम डिक्रीज करेगा। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होने वाला है? 100 के फैक्टर से और ज्यादा फैक्टर होने वाला है। यानी S1 2S1 प्लस S2 में S1 की वैल्यू S2 से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, है ना? ये बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से सोचो, अगर हम Ag2CrO4 को सेपरेटली डिसॉल्व करते वाटर में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S माने तो इसका KSP कह सकते हैं कि वो 4s क्यूब के बराबर है, एंड 4s क्यूब इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर -12। सो S की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 की पावर -4। और AgBr व्हेन सेपरेटली डिसॉल्व्ड, इसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 10 की पावर -6। तो इसकी तो सॉल्युबिलिटी कम है, ये रिलेटिवली वीकर इलेक्ट्रोलाइट है, और ये इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है। अब कॉमन एन इफेक्ट से इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा डिक्रीज करेगी और इसकी कम डिक्रीज करेगी, हाँ ना? तो इसकी 10 की पावर -6 से भी छोटी होगी और इसकी 10 की पावर -4 से थोड़ी छोटी होगी, हाँ ना? डिफरेंस इनके बीच में 100 के फैक्टर से ज्यादा होगा। तो हम अब सोच सकते हैं कि 2S1 प्लस S2 में किसको इग्नोर करना चाहिए? S2 को। तो एक स्मार्ट स्टेप है कि 2S1 प्लस S2 में आप S2 को इग्नोर कर दो और इसको अप्रॉक्सिमेटली 2S1 लिख दो। अगर ऐसा करते हैं तो हम KSP1 को क्या कहेंगे? KSP1 2S1 का होल स्क्वायर इंटू S1, और ये आगे ये वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -12। तो यहां देखो S1 की वैल्यू कितनी आ गई? S1 की वैल्यू 10 की पावर -4m आ रही है, हाँ ना? यानी Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी पे बहुत कम फर्क पड़ा, हाँ ना? अब KSP2 ये 2S1 प्लस S2 इंटू S2 के बराबर है, और ये तो वैल्यू 10 की पावर -12 के बराबर। अब 2S1 प्लस S2 को हम क्या पुट करते हैं? 2S1। तो 2S1 इंटू S2 इस 10 की पावर -12। तो S2 की वैल्यू क्या कहोगे? तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -12 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -4। ये वैल्यू हो गई 10 की पावर -8/2, और 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। तो दिस विल बी 5 इंटू 10 की पावर -9 है। एजम्पशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है। हाँ। अब देखो, कई बार क्या होगा कि हम एग्जामिनेशन प्रेशर में थोड़ा सा हमारे न्यूरॉन्स थोड़े से ब्लंट हो जाते हैं और हमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यार किसको हम साथ कैसे लेके चलते थे, किसको इग्नोर करते थे, किसको कंसिडर करते थे। पैनिक नहीं होना है, सीधा क्या करना है, किसी एक को इग्नोर करो। मैथ्स आपको सही जवाब दे देगा। मान लो मैंने S1 को इग्नोर कर दिया होता,
S1 को इग्नोर कर दिया होता तो इसको क्या लिखता मैं, S2। S2 का स्क्वायर इज 10 की पावर -12, तो S2 की वैल्यू कितनी आती, 10 की पावर -6। तो यहां हो जाता कितना, ये 10 की पावर -6 का स्क्वायर होता, 10 की पावर -12, तो ये तो कैंसिल हो जाता और S1 की वैल्यू 4 आती। हाँ है ना, S1 की वैल्यू 4 आ रही है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 की पावर S2 की वैल्यू 10 की पावर -6 आ रही है और हमने 4 को इग्नोर किया है 10 की पावर -6 के रिस्पेक्ट में। हाँ है ना, तो मैथ्स तो कह रहा है कि ये जो भी एज्यूम किया है वो गड़बड़ है, यानी एक बार फिर से बैक जाओ और एजम्पशंस को ठीक करो। ठीक है, हम इसको पूरी तरीके से तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और एजम्पशन आपको कहाँ मिलेगा, तो अगर थोड़ा सा सोचोगे तो यहीं से तुम्हें इनकी सेपरेट सॉल्युबिलिटीज कैलकुलेट करो, दिमाग में कैलकुलेट करो, वो सीधा तुम्हें एक्सप्रेशन पड़ता है हिट करो। कैलकुलेट करने का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, 10 की पावर चाहिए। यहां तो एग्जैक्ट वैल्यूज भी एकदम प्यार से कैलकुलेट हो जाएगी, बट अगर तुम्हें पावर्स 10 की पावर्स का रफली आइडिया हो जाता है तो भी अपना आधा काम खत्म। ठीक है, और यहां सही एजम्पशन लो, टाइम सेव होगा कि सही एजम्पशन लोगे तो एक ही स्टेप में आंसर आएगा। गलत एजम्पशन लोगे, एजम्पशन को रीवेरीफाई, फिर दोबारा जाके वही प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा विद सेकंड एजम्पशन। ठीक है, आई बात समझ में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो सॉल्ट्स को हम साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करेंगे, दो स्पायरली सॉल्युबल सॉल्ट को साइमल्टेनियसली डिसॉल्व करेंगे, तो कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से जिस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पहले से कम है उसकी सॉल्युबिलिटी और भी ज्यादा कम हो जाती है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी विथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अभी देखो, तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का आइडिया नहीं है, पर आप इसको एज अ सीधा सोचिए कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है क्या। तो भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आप एकदम सिंपल वे में सोचिए कि क्या हो रहा है कि सॉल्ट को डिसॉल्व किया और जो आयन प्रोड्यूस हुआ वो एक नई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए। जैसे मान लो हमने सॉल्यूशन ले लिया अमोनिया का, ये चैप्टर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला चैप्टर आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो अभी अब बस मेरी बात को समझते जाइए। ये अमोनिया एक्वस का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में मैं डिसॉल्व कर रहा हूं AgCl, या वाइस वर्सा सिचुएशन भी ले सकते हो कि हम AgCl का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिए हुए हैं, AgBr का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है और इसमें ऐड कर रहे हैं हम KCN ऐड कर रहे हैं। अब होता क्या है इसको समझो। AgBr स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करके रखेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इसका इक्विलिब्रियम सेटअप है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ksp है। अब देखो, अब हम इसमें ऐड करें पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड की खास बात होती है कि ये Ag+ के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके Ag+ के साथ ये रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है और कंपाउंड को हम ऐसा लिखते हैं। देखोगे कि तुम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में ये डब्बे वाले कुछ कंपाउंड देखे होंगे। इन कंपाउंड्स को कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स को कहते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। थोड़ा सा बॉन्डिंग का आइडिया है तो देखोगे कि यहां पर ये जो CN है ना, जो डब्बे के अंदर में लिखा जा रहा है, ये डब्बे के अंदर जो लिखा जा रहा है उसका इस मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और खास बात होती है कि ये वाला जो CN है ये आयनाइज नहीं हो सकता, ये CN यहां से आयनाइज नहीं होता है। आई बात समझ में। जैसे नॉर्मली मान लो AgBr है तो ये Br आयनाइज होता है, कम होता है पर ये CN यहां कोऑर्डिनेट के साथ बॉन्डेड है। अब देखो, इसका दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट मान लो Kf है और डेटा की बात करें तो ये 10 की पावर -12 है और ये 10 की पावर +30 के आसपास है। अब एक बात बताओ, हम AgBr का सेपरेट सॉल्यूशन है, केवल AgBr का, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी,
10 की पावर -6। अब इसमें अगर पोटेशियम साइनाइड ऐड करेंगे तो पोटेशियम साइनाइड की वजह से AgBr की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या फिर कम होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? हाँ, AgBr ने Ag+ और Br- प्रोड्यूस किया, पर इस पोटेशियम साइनाइड ने जो Cn- प्रोड्यूस किया, ये Cn- क्या कर रहा है? Ag+ को कंज्यूम कर रहा है, हाँ है ना? Ag+ को कंज्यूम किया, ये कंज्यूम करेगा तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगा। ये कंज्यूम करेगा तो फिर ये क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगा। यानी इस Cn- को ऐड करेंगे तो AgBr की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में? और ये जो यहाँ ये डब्बे में जो कंपाउंड बन रहा है ना, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एक्चुअली देखोगे कि ये भी एक तरीके का सॉल्ट ही कहा जाता है। जैसे मान लो उसका काउंटर आयन पोटेशियम है, हम KCN ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ काउंटर आयन पोटेशियम है, तो यहाँ का भी काउंटर आयन पोटेशियम है। तो ये देखोगे कि ये तो पोटेशियम प्लस और Cn- में आयनाइज हो रहा है, पर ये वाला क्या पोटेशियम प्लस Ag+ और Cn- में आयनाइज होगा? नहीं, ये Cn- में आयनाइज नहीं होता है। तो इसका नेचर नॉर्मल सॉल्ट से डिफरेंट होता है। दैट्स वाई इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कि ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगी कि यार क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा था, तो इसको नाम दे देगा कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और आज हमें पता है कि यहाँ पर सेंटर एटम और Cn के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पोटेशियम प्लस और Cn- के बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो वो आयनाइज हो जाता है। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए ये आयनाइज नहीं होता, और इनको हम नया नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई बात समझ में? अब देखो, इस रिएक्शन की वजह से अब ये जो रिएक्शन हो रही है, ये इस रिएक्शन को खींचेगी फॉरवर्ड की तरफ, और AgBr की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो अगर हम किसी सॉल्ट को हम ऐसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो सके, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो हमेशा कमेंट कर सकते हैं कि ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन solubility increases. अब आओ मैथमेटिकल पार्ट, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन को मैथमेटिकली ट्रीट कैसे करें। ऐसे सिचुएशन में आपको यहां पर बताना पड़ता है तीन चीजें। एक तो इसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो डिसॉल्व किया या जो डिसोसिएट किया? डिसॉल्व किया। अच्छा, डिसॉल्व करके बचा है या डिसॉल्व करके कुछ भी हो गया? कुछ भी हो गया, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। बस क्या है? जो डिसॉल्व कर गया। ठीक है, जो डिसॉल्व कर गया हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो AgBr Ag+ Br- में डिसॉल्व हुआ, डिसोसिएट किया, और फिर Ag+ को इसने कंज्यूम किया। अब एक तरीका है इसको ट्रीट करने का कि आप दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। ऐड करो, नेट रिएक्शन मिलेगी। नेट रिएक्शन में Ag+ क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो Ag+ हट गया। क्या मिलेगा नेट रिएक्शन? AgBr + 2Cn- क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स बना। और बन गया Br-। अब बताओ इस नेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा ना। दो रिएक्शन को सम करोगे तो नेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी ये जो K आएगा दैट इज 10 की पावर +18। 10 की पावर +18 क्या कह रहा है ये? रिएक्शन क्या हो गई है? ऑलमोस्ट फॉरवर्ड। अच्छा, जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो नॉर्मली आपको मेंशन होगा कि AgBr यहां एक्सेस अमाउंट में है। AgBr यहां पर क्या है? एक्सेस अमाउंट, खत्म नहीं होने वाला। तुम जितना Ag+ कंज्यूम करोगे हम उतना Ag+ प्रोड्यूस करेंगे। ये सॉल्ट एकदम एक्सेस अमाउंट में है, तो ये कभी सॉल्ट खत्म नहीं होने वाला है। तो Cn- का कुछ अमाउंट मेंशन होगा, C1m, हाँ है ना, और ये तो एक्सेस में है, ये कभी खत्म नहीं होगा।
तुम जितना AG+ मांगोगे ये AGBR देता जाएगा। अच्छा, K की वैल्यू 10⁻+18 आ रही है, क्या किया गया है, रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड जाएगी। C1, ये Cn माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जानी चाहिए, ऑलमोस्ट 0 या एग्जैक्टली 0, ऑलमोस्ट 0। चलो मैं मान लेता हूं कि ये Cn माइनस जो बचा इक्विलिब्रियम पर जो बचा उसको मैं मान रहा हूं कि ये x है, x टेंडिंग टू 0, मतलब ये कितना कंज्यूम हो गया Cn माइनस C1m, और अगर ये C1m कंज्यूम हुआ है तो ये कितना बनेगा, C1/2 बनेगा, हाँ ना, बनेगा। और ये कितना बनेगा C1/2। मिल गया तुम्हें, Br माइनस मिल गया, कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, Br माइनस मिल गया, कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। अच्छा, Br माइनस मिल गया तो यहाँ KSP में सेट करके AG+ बता सकते हो, Br माइनस मिल गया तो AG+ इंटू Br माइनस हमेशा ये किसके बराबर, KSP के बराबर। तो Br माइनस यहां से मिल गया तो AG+ यहां से बता सकते हैं, हाँ ना। तो AG+ मिल गया, Br माइनस मिल गया, कॉम्प्लेक्स साइन मिल गया, इसका बताना है बस। तो इसको यूज करो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻+18 है, हाँ ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻+18 है, ये पता है, हाँ ना। अपॉन x² कर दोगे और वो वैल्यू किसके बराबर, 10⁻18 के बराबर, तो x² मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो जब भी कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सॉल्युबिलिटी क्या हो तो सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के साथ आई तो पहले तो आपको समझना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। प्रोसेस कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो टेक्निक सीखिए, दोनों को लिखो और दोनों को ऐड करो। और ऐड कैसे करो कि ये दोनों AG+ जो कटैन यहां कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है वो दोनों जगह कैंसिल हो जाए, है ना। ये कैंसिल हुआ, इस डिजायर्ड इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻³ से ज्यादा आ रहा है मतलब रिएक्शन क्या हुई है, पूरी फॉरवर्ड चली गई, मान लो 10⁻³ भी गई है तो भी फॉरवर्ड मान सकते हो। और अगर ये कम आ जाए 1 से, अगर ये 1 से कम आ जाए तब क्या करना पड़ेगा, तो ये पूरी फॉरवर्ड नहीं गई है, यहां इक्विलिब्रियम पे इसका भी कंसिडरेबल अमाउंट है और इनका भी कंसिडरेबल अमाउंट है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा, और तब बहुत ज्यादा वेरिएबल्स बनेंगे और एक इक्वेशन यहां से आएगी और एक इक्वेशन यहां से बनेगी। आई बात समझ में। तो सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, बात समझ में आई। वैसे नॉर्मली देखोगे जो तुम्हारे सामने सवाल आएंगे मेंस एडवांस तक वो ऐसे ही होंगे कि ऐड किया, नेट रिएक्शन मिली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक ठाक ज़्यादा आएगा कि आप जो लिमिटिंग रीजेंट है उसको कंज्यूम करा सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो इसमें प्रॉब्लम में थोड़ी सी लैंग्वेज ऐड करते हैं और ये लैंग्वेज ऐड करते हैं ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या लैंग्वेज है कि हमने AGBR लिया था, इसमें केसीएल ऐड करते गए और इतना ऐड कर दिया कि इक्विलिब्रियम पर जाकर फाइनल सॉल्यूशन में Cn माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.2m है। ऐसा बोल दिया कि फाइनल सॉल्यूशन में Cn माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दी, 0.2m। यानी यहां लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, Cn माइनस होगा या AGBR रहा होगा, AGBR खत्म हो गया होगा। आई बात समझ में, AGBR यहां लिमिटिंग रीजेंट रहा होगा। तो अगर Cn माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बता दी है तो KSP का यूज करके आप इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन या KSP का यूज करके आप बाकी सारे कैलकुलेशन कर सकते हो, हाँ ना, ठीक है। तो दो तरीके की लैंग्वेज, एक बार बोला जाएगा कि इसकी फाइनल सॉल्यूशन मतलब हमने इसमें डिसॉल्व किया, इसकी पहले से कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, इसमें AGBR डिसॉल्व किया। दूसरा हमने इक्विलिब्रियम पर इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी की वो बता दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.2m solution and KSP is 10⁻⁻10 and K formation is 10⁻14। हाँ, रिएक्शंस आपको नॉर्मली मेंशन होती हैं तो AgCl या आपको ये मेंशन होगा कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन
जो हुआ है वो किसका फॉर्मेशन है? तो AgCl सॉलिड डिजॉल्व होके Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, तो Ag प्लस डिजॉल्व होगा और डिजॉल्व होके Cl माइनस एंड Ag प्लस एक्वस बना देगा। फिर क्या करेंगे? तो ये जो Ag प्लस प्रोड्यूस हुआ ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, Ag प्लस प्लस 2 अमोनिया, ये दोनों लोग आपस में कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और कॉम्प्लेक्स बना के AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और इसका KF है 10 की पावर 14। चाहिए कैसे ट्रीट करें इसको? ऐड करो। रिजल्टिंग इक्वेशन क्या बनेगी? क्या एक ही बार में Ag से सीधे ऐड करने पे Ag प्लस कैंसिल हो रहा है? तो रिजल्टिंग इक्वेशन Ag प्लस कैंसिल, AgCl सॉलिड प्लस 2 अमोनिया एक्वस, और इससे बन गया कॉम्प्लेक्स। अब ये बताओ कि इसका K कितना आ रहा है? 10 की पावर 4। क्या माने? नेट फॉरवर्ड मान, फॉरवर्ड मानिए, चाहिएगा, ठीक ठाक एजम्पशन है, और अगर गलत होगा तो बाद में मैथ बता ही देगा। ठीक है, तो चलिए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 m है। अगर ये पूरी तरीके से फॉरवर्ड मान लिया जाए तो ये तो खत्म हो जाएगा, और ये कितना बचेगा? मान लेते हैं x बचता है, और x विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो Ag कॉम्प्लेक्स कितना बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स कितना? 0.1। Cl माइनस कितना बनेगा? 0.1। अब ये बताओ कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली 0.1 बनेगा या 0.1 से थोड़ा सा कम बनेगा? थोड़ा सा कम, क्यों? क्योंकि x बच रहा है। हाँ, x एग्जैक्टली 0 नहीं है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो इसका 0.2 से थोड़ा सा कम खर्च हो रहा है, Yes, sir. तो ये 0.2 से 0.1 से थोड़ा कम बनेगा, ये भी 0.1 से कम बनेगा। चलिए, अब इसके लिए हम K लिख दें। ये K लिखोगे तो K इज 10 की पावर 4 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ है ना? Yes, sir. कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन AgNH3 ट्वाइस प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अमोनिया का स्क्वायर, यही है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसको इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अमोनिया का स्क्वायर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1, इसकी भी 0.1, और अमोनिया का x, तो ये 10 की पावर माइनस 10 की पावर 4 0.1 इंटू 0.1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? x की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ गया 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर रूट, यानी कितना? 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर रूट, दैट इज 10 की पावर माइनस 3m। एजम्पशन सही है या गलत है? 0.2 से 10 की पावर माइनस 3 हो गया, यानी 500 गुना कम हो गया, Yes. नहीं से 200 गुना कम हो गया, हाँ है ना? 2 को डिवाइड करोगे, 2 इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.1 होगा, और उसको फिर 100 से डिवाइड करोगे तो 10 की पावर माइनस 3 हो गया, यानी कितना बचा हुआ है? 10 की पावर माइनस 3 जो है ये 0.2 का 200 1/200 है, तो x प्लस x अपॉन 200 या x प्लस x माइनस x अपॉन 200, तो हम यहाँ x अपॉन 200 को इग्नोर कर सकते हैं, Yes, sir. हाँ है ना? Yes. मान लो x की वैल्यू 200 ही है, अगर ये 200 होता है तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, हाँ है ना? तो 200 और 201, 201 को क्या 200 लिख सकते हैं? Yes, sir. सही है, लगभग ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एरर तो नहीं है, तो हम यहाँ इसको लेके 10 की पावर माइनस 3m चलेंगे। तो x की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3m, यानी अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3m।
मतलब इक्विलिब्रियम हम लोग ने लिया था तो हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ये मान लिया कि x उसके डिसोशिएट हो गए। नहीं नहीं, वो x नहीं है, मतलब x नॉर्मली हम वो, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि k की वैल्यू 10 की पावर 4 है, तो ये ऑलमोस्ट पूरा डिसोशिएट कर गया है। वेरिएबल से बचने के लिए, वैसे तो मानते हो कि ये x डिसोशिएट कर गया, x कंज्यूम हो गया तो 0.2 माइनस x बचेगा, पर x की वैल्यू बहुत कम आएगी और फिर उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा फंसेगी। तो हमें ये पता है कि ये बहुत कम बचेगा क्योंकि k की वैल्यू 10 की पावर 4 है, तो हमने पहले ही मान लिया कि ये लगभग ऑलमोस्ट पूरा खर्च हो गया और थोड़ा सा x बचा है और x इज़ वेरी वेरी लेस देन 0.2। ठीक है, तो ये 0.2 खर्च हो गया, तो ये 0.1, ये 0.1। कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m पता चल गई। बचा क्या, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कहोगे, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो Ag प्लस इंटू Cl माइनस कितना, KSP। Ag प्लस इंटू Cl माइनस इक्वल्स टू KSP। और बताओ Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 की पावर माइनस 9 m। Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, हाँ है ना, और ये 0.1 m हो गया और ये 10 की पावर माइनस 10 m है, तो Ag प्लस इज 10 की पावर माइनस 9 m। अब बताओ सॉल्युबिलिटी किसको कहेंगे, AgCl की सॉल्युबिलिटी बतानी हो तो सॉल्युबिलिटी क्या कहोगे। हाँ, अब ये जितना डिजॉल्व होगा उतना ही Cl माइनस प्रोड्यूस होगा, क्योंकि Cl माइनस तो कहीं कंज्यूम हो नहीं रहा है और कोई और प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है, तो जितना Cl माइनस होगा उतना ही इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अगर Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है तो सॉल्युबिलिटी कितनी कहोगे, 0.1 m। तो यहाँ देखो AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 0.1 m। अगर वाटर में इसकी बस सेपरेट सॉल्युबिलिटी चेक की जाए तो कितनी आती है, -5, और यहाँ 10 की पावर -1 हो गई, 10,000 गुना बढ़ गई। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से AgCl की सॉल्युबिलिटी 10,000 गुना बढ़ गई, हाँ है ना। तो सॉल्युबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और यहाँ सॉल्युबिलिटी S1 को कहोगे कि ये इक्वल है Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस विल बी 0.1 m। क्लियर हुआ। सर हम लोग को ये एंड में मैथमेटिकली कैसे पता चला कि ये हम लोग की जो असेंपशन थी सही थी। ये 10 की पावर -3 m है, जो बचा है वो 10 की पावर -3 m है। यस सर, तो क्या इसको ऑलमोस्ट पूरा कंज्यूम मानिए, मान सकते हैं, हाँ है ना। ऑलमोस्ट जो पूरा कंज्यूम हुआ है मान गए, तो ये 0.1 रहेगा, ये 0.1 ही रहेगा। मान लो इसकी वैल्यू आ जाती 0.1, x की वैल्यू 0.1 आ जाती, तो ये अपना एजम्पशन सही होता, ये 0.2 था और 0.1 बचा हुआ है, तो रेट कितना किया, 0.1 ही रेट किया, तो ये 0.1 नहीं बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए था, 0.1/2 बनना चाहिए। तो उस टाइम पे ये एजम्पशन वैलिड नहीं होता। अच्छा देखो, तुम्हें क्वेश्चन को इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये भी जेई एडवांस का काफ़ी पूछा जाने वाला पार्ट है एकदम। सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढंग से, ये भी लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढंग से। उसके बाद क्या करना है कि तुम्हें इक्वेशंस को ऐसे जोड़ना है कि ये दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर यहाँ 2 हो, यहाँ 2 हो और यहाँ 1 हो तो क्या करोगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, कुछ करेंगे, आई बात समझ में, और कैंसिल करेंगे, क्योंकि अगर ये भी आ गया नेट में तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी फंसेगी, तो दिक्कत आएगी। तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हटा के लिखने की कोशिश करेंगे। हाँ सर जैसे S1 होता है जितना डिसॉल्व हुआ तो सर और डिसोसिएट हो रहा है उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं, पर अगर आपको बताया नहीं है कि कितना % डिसोसिएट हुआ तो जो भी डिसॉल्व हुआ उसको क्या मानोगे, डिसोसिएट हो गया। पर अगर बोल दिया कि जो डिसॉल्व हुआ उसका 80% ही डिसोसिएट हुआ तो सर तो उसका 80% ही डिसोसिएट कराओगे, ठीक है। अब देखिए, अरे एक क्वेश्चन, solubility of Ag2CrO4 in a solution of 0.4 m KCl और KSP दिया हुआ है
Ag2CrO4 का 4 × 10 की पावर -12 और K फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आपको यहाँ K फॉर्मेशन में दिया जाएगा कि क्या बन रहा है, और ये फॉर्मूला ये दे दिया गया कि ये 10 की पावर 30 या 4 × 10 की पावर 30। चलिए, तो अब इसकी सॉल्युबिलिटी बता दीजिए, और सॉल्युबिलिटी मिल जाए तो बाकी सारे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बता देनी है। जिस फैक्ट का ध्यान रखना है वो है कि रिएक्शंस को ऐड करेंगे और Ag+ की नेट कॉन्सेंट्रेशन को जीरो करेंगे। मतलब Ag+ दोनों रिएक्शंस के नेट में नहीं आना चाहिए। और अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 कर देना है, मतलब सॉरी, अगर 1/2 होगा तो स्क्वायर रूट लेंगे। देखो Ag2CrO4 ब्रेकरेट कलर का कंपाउंड है। Ag2CrO4 सॉलिड डिसोसिएट होके 2Ag+ एक्वस प्लस CrO4 2- एक्वस बनाएगा। इसका KsP है 4 × 10 की पावर -12। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो है इसकी Ag+ एक्वस, और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा Cn- के साथ, क्योंकि हमने Cn- पोटेशियम साइनाइड दिया है। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, तो Kf जिसका दिया हुआ है वहां से देखो। अब अगर ये डेटा दे दिया गया है इस तरीके से तो रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, और ये Kf जो है वो 4 × 10 की पावर 30 के बराबर है। अब बताओ 1 और 2 को डायरेक्टली ऐड कर दें, काम बन जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो 1 में 1 फर्स्ट रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। हाँ ना, अब 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो नेट रिएक्शन देखो, ये 2Ag+ कैंसिल, ये 2Cn- बन जाएगा। 2Cn- जो है ये बन जाएगा 4Cn-, और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 टाइम कॉम्प्लेक्स और CrO4 2-। अब इसका K कितना होगा? KsP × हाँ, तो कितना आ रहा है? 64 × 48। तो Kf × Ks, चलिए, तो K की वैल्यू, इसको हम K कह दे रहे हैं, तो K की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आ रही है। K कितना? 64 × 10 की पावर +48, बहुत ही ज़्यादा है। रिएक्शन क्या हुई है? ऑलमोस्ट पूरी फॉरवर्ड गई है। अब देखो Cn- कितना है? 0.4। इनिशियली 0.4 है। जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो Cn- कितना बचेगा? 0.4 बचेगा या पूरा खत्म हो गया? ऑलमोस्ट पूरा, पर एग्जैक्टली 0 नहीं करोगे। मान लेते हैं कि ये x बच गया, कितना कंज्यूम हो गया? ऑलमोस्ट 0.4 कंज्यूम हुआ, पर यहां x बचा हुआ है। 0.4 ये कितना बनेगा? 0.2, और ये कितना बनेगा? 0.1। सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? 0.1। अगर ये इसकी सॉल्युबिलिटी S होती है तो डिजॉल्व होकर CrO4 कितना बनाएगा? S बनाएगा। और CrO4 किसी रिएक्शन में यूज होगा? कहीं से और प्रोड्यूस होगा? नहीं। तो CrO4- की जो नेट कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वही सॉल्युबिलिटी के बराबर है। कॉम्प्लेक्स की नेट कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.2 m। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी तो हम यहीं से बता दिए।
अब अगर हमें एक Cn माइनस बताना हो, Cn माइनस बता सकते हैं? तो क्या बनेगा? 0. अच्छा, K को लिखोगे कि K इक्वल्स टू 64 इंटू 10 की पावर 48। चलिए कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.1, अपॉन x की पावर 4। तो इसको इधर ले जाए तो x की पावर 4 इज ये कितना 4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 64 इंटू 10 की पावर 48। हम x को लिख सकते हैं कि 1/16 और ये 10 की पावर कितना -51, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 10/16 इंटू 10 की पावर -52, सही है। स्क्वायर रूट 4th रूट ले लो, तो 10/16 का 4th रूट इंटू 10 की पावर -13m। x की वैल्यू इग्नोर किया, अच्छा किया। x अप्रॉक्सीमेटली 0 आ रहा है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो √10, सॉरी 4th रूट ऑफ 10 अपॉन 2। नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चन से 4th रूट ऑफ 10 ये जो वैल्यू आ रही है वो नॉर्मली मेंशन होगा, हो जाएगा। देखो हमने जब रिएक्शंस को यहाँ इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पहले से 2 था और 2 का 2 4, ठीक है। सॉल्युबिलिटी पूछा गया है तो सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू CrO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन और इसकी वैल्यू आ गई 0.1m। अब अगर AgS की कॉन्सेंट्रेशन पूछी जाए तो यहाँ से बता सकते हैं कि SP का यूज करके बता सकते हैं। तो AgS का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -1 इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर -12, और हम यहाँ स्क्वायर रूट लेके AgS की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। तो आसानी से AgS की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, CrO4 2- मिल गया, कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, Cn- मिल गया और सॉल्युबिलिटी मिल गई। यही 5 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो बेसिक स्टेप्स ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। अब देखिए कई बार आपको बफर में सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है कि हम डिजॉल्व कर रहे हैं और डिजॉल्व किस में कर रहे हैं, तो एक बफर सॉल्यूशन बना के उसमें डिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे हम PbOH होल्ट वाइज को एक बफर सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर रहे हैं और इस बफर सॉल्यूशन का pH जो है वो 8 है। PbOH होल्ट वाइज को हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉरी PbOH होल्ट वाइज को हम एक बफर सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर रहे हैं और इस बफर सॉल्यूशन का pH 8 है। अब इस क्वेश्चन में देखो बफर सॉल्यूशन नाम लिया जा रहा है, बफर सॉल्यूशंस का pH क्या कहते हो? pH क्या रहेगा, वैरी करेगा या ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो तुम्हें मान लेना है कि pH क्या रहेगा, एकदम कांस्टेंट रहेगा। वैसे स्टेटमेंट वाइज तो कहेंगे कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, पर क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम क्या कहोगे, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ट्राई करिए। हो गया। देखिए pH 8 है तो pH की वैल्यू 6 बोल सकते हैं, और pH की वैल्यू 6 है तो pH 8 pH 6, 14 से माइनस किया 8 को तो pH प्लस pOH इज pKw, और 298 केल्विन पे pKw की वैल्यू 14 होती है। 14 से माइनस करोगे तो ये 6 आ जाएगा। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कहोगे, 10 की पावर -6 है, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ही मेंटेन रहेगी। अब ये स्पायरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये थोड़ा बहुत OH माइनस प्रोड्यूस करेगा और बफर तो उतना तो एडजस्ट कर ही देगा, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 ही मेंटेन रहेगी।
अब देखो PbOH होल ट्वाइस, रेड हाइड्रोक्साइड एसिडिक बेसिक या एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है और ये Pb2+N2OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। इसका इक्विलिब्रियम KsP कुछ है 6.67। ओह हाँ, इसका S दिया हुआ है प्योर वाटर में, या इसका वाटर में S दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁶। अब इसका KsP क्या कहोगे? KsP कितना? KsP अगर हम वैसे बात करें तो KsP शुड बी 4s³। ये कब की बात की जा रही है? प्योर वाटर केस से। तो प्योर वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है और वहाँ हम प्योर वाटर से इसका KsP बता सकते हैं कि ये 4s³ के बराबर है। और ये कितना हो जाएगा? तो 4s को क्या 2/3 लिख सकते हैं? सॉरी 20/3 लिख सकते हैं। 20/3 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा 20/3 इंटू 10⁻⁶ का होल क्यूब। हमें KsP पूछा भी नहीं है, बस फॉर्मूला निकाल के छोड़ दो इस तरीके से। अब जब हम बफर में PbOH होल ट्वाइस को डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मेंटेन रहेगी? -6। ये कितना भी Pb2+ कितना भी OH माइनस प्रोड्यूस करे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी? 10⁻⁶। अब मान लो कि इस सिचुएशन में इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है, बफर में इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है, और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है तो Pb2+ कितना बनेगा? S1 बनेगा। और OH माइनस कितना बनेगा? यहां से OH माइनस तो बनेगा 2s1, पर बफर तो क्या करेगा? उसको एडजस्ट कर देगा और अल्टीमेटली PaOH कितना कर देगा? PaOH कर देगा 6 और OH माइनस 10⁻⁶ mE करेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसको कंज्यूम करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा तो और प्रोड्यूस करेगा, मतलब मेंटेन कर देगा। OH माइनस बफर है तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ ही होगी। अब देखो बहुत छोटी प्रॉब्लम बन गई है। तो KsP का एक्सप्रेशन, तो ये Pb2+ की कॉन्सेंट्रेशन यानी S1 इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यानी 10⁻⁶ का स्क्वायर, और ये वैल्यू देखो कितनी आ गई? 4 इंटू 20/3। 20/3 को 2/3 इंटू 10⁻⁵ लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब यानी 8/27 इंटू 10⁻⁻18। हाँ 15 हो जाएगा, 10⁻⁻15 सही है। अब S की वैल्यू देखो कितनी आ गई? S1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये 10⁻12 और ये कैंसिल हुआ, तो 4 इंटू 8/27 इंटू 10⁻⁻3m। तो इसकी सॉल्युबिलिटी हम इतनी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी आप 4 इंटू 8/27 इंटू 10⁻⁻3m बोल सकते हो। अब देखिए डिफरेंट सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी हो, हमें सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी हो तो हमें क्या KsP देखना चाहिए या हमें S देखना चाहिए? S देखना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी में हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो हमें S देखना चाहिए। बट अगर सॉल्ट का स्टोइकोमेट्री सेम हो, मतलब फॉर्मूले का फॉर्मेट सेम हो, जैसे AgCl, AgBr और AgI, अगर इन सब का फॉर्मेट सेम है तो देखोगे कि KsP जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा आती है। जैसे 3 सॉल्ट देखो, AgCl, AgBr और AgI, तीनों का फॉर्मेट कैसा? एक जैसा। तीनों सॉल्ट की स्टोइकोमेट्री कैसी? एक जैसी। अब अगर यहाँ सॉल्युबिलिटी लिखोगे, इसकी सॉल्युबिलिटी S1 कहते हो, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ KsP 1 आ जाएगा, है ना? और KsP1 का स्क्वायर रूट कितना? 10⁻⁵m। हम यहाँ सेपरेट सॉल्युबिलिटी इन वाटर बात कर रहे हैं। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी? -7, और इसकी सॉल्युबिलिटी -9। तो देखोगे जिसका KsP जितना ज़्यादा है, ज़्यादा कौन सा ज़्यादा है? -10 ज़्यादा है या -18 ज़्यादा है?
-10 ज़्यादा है, तो जिसका KSP ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा आ रही है। तो अगर हमें सॉल्युबिलिटी कंपेयर करना हो तो एग्जैक्टली हमें S निकाल के कंपेयर करना चाहिए। बट अगर जो सॉल्ट है उनकी स्टोइकोमेट्री सेम है, उनमें फॉर्मूले का फॉर्मेट सेम है, तो KSP का एक्सप्रेशन सेम आएगा। तो जिसका KSP जितना ज़्यादा होगा उसका S उतना ज़्यादा आएगा। तो दो सॉल्ट अगर सेम स्टोइकोमेट्री के हैं तो उनमें सीधे बोल सकते हो कि जिसका KSP ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, वैसे अगर कौन सा ज़्यादा एसिडिक है अगर वो चेक करना है तो अल्फा चेक करो। अल्फा जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है उसमें डिसोसिएट होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यानी उसका H+ उसमें ज़्यादा आएगा, यानी उसको डिसोसिएट होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब अगर इनमें सॉल्युबिलिटी कंपेयर की जाए तो क्या कहोगे, AgCl तो AgBr से बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, 100 का डिफरेंस है, और यहाँ तो क्या है, यहाँ पे भी 100 का डिफरेंस है, तो AgCl से बहुत कम सॉल्युबिलिटी है AgBr की, और AgI की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। अब देखो अगर सॉल्ट की स्टोइकोमेट्री सेम ना हो, स्टोइकोमेट्री डिफरेंट हो, तो S निकालोगे और S से चेक करोगे। तो अगर सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की चेक करनी है और स्टोइकोमेट्री डिफरेंट है, तो जिसके ये S की वैल्यूज यानी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा कहोगे। यहाँ हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी पड़ जाएगी। जैसे AgCl Ag2CrO4, AgCl और Ag2CrO4 फॉर्मेट देखो कैसा है, AB है और ये A2B है, तो फॉर्मेट अलग है। अब AgCl की सेपरेट सॉल्युबिलिटी इन वाटर कितनी, -5m, और Ag2CrO4 की तो ये 32 × 10⁻⁵ करोगे, और ये कितना 4s³, तो S की वैल्यू कितनी 2 × 10⁻² नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सॉरी, हाँ 4 है तो 8, हाँ 8 का क्यूब, तो 2 × 10⁻⁴m। किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, Ag या Ag2CrO4? किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा कहोगे, Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी देखो, ये 2 × 10⁻⁴ है और ये 10⁻⁵ है, तो सॉल्युबिलिटी Ag2CrO4 की ज़्यादा है। सॉरी KSP, ये तो KSP का ऑर्डर है, KSP Ag2CrO4 का ज़्यादा है, कम है, हाँ KSP इसका कम है, पर सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है, Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जनरल वे में बोलना है कि जिसका KSP ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसा कब सही है, स्टोइकोमेट्री सेम हो। यहाँ देखो उल्टा हो गया, KSP इसका ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, तो स्टोइकोमेट्री से फर्क पड़ गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन की। तो मैंने कभी अखबार वगैरह में न्यूज़ सुनी, देखी होगी या टीवी पे देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है और आसपास मार्केट वगैरह एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ कई बार क्या होता है कि कुछ लुटेरे टाइप के लोग आते हैं और वो कम पढ़े लिखे लोगों से कहते हैं कि भैया हम तुम्हारे ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो हैं उनको एकदम चमका देंगे, सफाई करेंगे और फ्री में करेंगे। सुना है, ऐसी खबरें बहुत आती थी पहले, आजकल काफ़ी कम हो गई। क्या करते थे वो, उनके गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो 10 साल से पहन रहे हैं, तो 10 साल से पहन रहे तो उसमें देखोगे ऊपर लेयर वगैरह जम जाएगी, तो थोड़ा वो चमक कम हो जाती है। ये लोग आते थे, क्या करते थे कि इसको लिया और इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या एक्वा रेजिया के सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया, थोड़ी देर उसमें वॉश करने दिया। अब हुआ क्या कि एक्वा रेजिया गोल्ड वगैरह के साथ रिएक्ट कर जाता है, गोल्ड सिल्वर कॉपर सबके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके जो ऊपर के लेयर में जो गोल्ड था उस गोल्ड को हटा देता है, और वो गोल्ड कहाँ जाता है, गोल्ड सॉल्यूशन में आ जाता है। दिखता नहीं है, एक्वा सॉल्यूशन में वो गोल्ड है, दिखता नहीं है। मतलब पानी सॉल्यूशन लिया, उसमें डुबाया, थोड़ा देर हिलाया, वॉश किया, और उसमें से मानो 10 ग्राम का था तो उसमें से 1 ग्राम गोल्ड रिएक्ट करा गया और उनको रिटर्न कर दिया।
वो कहेंगे वाह फ्री में अपना काम हो गया, गोल्ड एकदम ऑर्नामेंट चमक गया। वो जो आए गोल्ड को सारे आयंस को सेपरेटली प्रेसिपिटेट करा गया, गोल्ड से गोल्ड ऑब्टेन, कॉपर से कॉपर ऑब्टेन और सिल्वर से सिल्वर ऑब्टेन। तो ये धंधा चलता था पहले। अब देखो प्रेसिपिटेशन में मतलब सॉल्यूशन में आयन है और हम उसको प्रेसिपिटेट करना चाह रहे हैं। अब देखो ये एक सेक्शन एकदम, आप बस इसको ऐसा सोचो कि ये इक्विलिब्रियम वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस हमें क्या करना है, प्रेसिपिटेट करना है। तो रिएक्शन को कहां प्रोसीड करनी है, रिएक्शन को कहां प्रोसीड करना है, प्रेसिपिटेट बनाना है बैकवर्ड। अच्छा, तुम लोगों ने लैबोरेटरी में सॉल्ट प्रेसिपिटेशन का केस का एक्सपेरिमेंट किया क्या? लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करोगे अभी। चलो मान लो ये एक सॉल्यूशन है Ag+ का, तो Ag+ तो है, मान लो ये C1M है। अब इसमें हम Cl- और शुरू में Cl- नहीं है, Cl- शुरू में नहीं है, Cl- की कॉन्सेंट्रेशन 0 है। अब जब हम इसमें Cl- ऐड करेंगे तो Cl- की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली तो 0 है, हाँ ना। इनिशियली इसका QC कितना है, 0। QC 0 है और QC की वैल्यू 0 है, तो रिएक्शन की टेंडेंसी क्या है, फॉरवर्ड जाने की। पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा क्यों नहीं रही है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों नहीं जा रही है? QC की वैल्यू 0 है, फिर भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि AgCl नहीं है। फॉरवर्ड जाने के लिए रिएक्टेंट चाहिए, हमने तो सोल्यूशन Ag+ का लिया है, तो रिएक्टेंट है ही नहीं, तो जाने का मन तो फॉरवर्ड है, पर यहां ये फॉरवर्ड नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि होना ही ये तो होना चाहिए, हमने सोल्यूशन लिया Ag+ का। अब Cl- ऐड करो थोड़ा सा, चुटकी भर Cl- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, हाँ ना। QC की वैल्यू बढ़ेगी। मान लो QC की वैल्यू अभी भी Kc से कम है, तो भी टेंडेंसी क्या होगी, फॉरवर्ड जाने की। और Cl- ऐड करो, ये मान लो ये Ksp है और ये जस्ट QC है। QC की वैल्यू शुरू में 0 थी, Cl- ऐड करोगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही ये Ksp के जस्ट बराबर होगी, अब अगर Cl- की कॉन्सेंट्रेशन तुमने DC इंक्रीज कर दी तो तुरंत क्या होगा, PPT बन जाए बैक। ये QC की वैल्यू Kc से ज्यादा होगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड आ जाएगी, हाँ ना। तो प्रेसिपिटेट कराने की कंडीशन क्या है कि रिएक्शन को तुम्हें क्या करना है, बैकवर्ड भेजना है। अब यहां एक टर्म QC जो लिखोगे, जैसे वहां रिएक्शन कोशिएंट कहते थे, वैसे ही यहां पे भी हम QC कहेंगे। QC को क्या लिखोगे, Ag+ इंटू Cl-। अब जैसे हमने Ksp को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को Ksp कह दिया, वैसे QC को यहां कह देते हैं कि QC इज Ip, और Ip का मतलब हो जाता है आयोनिक प्रोडक्ट। ये इक्विलिब्रियम तो नहीं है, पर ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। प्रोडक्ट और स्क्वायर वगैरह जो हो रहा है, ये उनके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, तो इसका नाम कहते हैं कि ये Ip है, ये आयोनिक प्रोडक्ट है। और आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना, Ag+ इंटू Cl-। हाँ ना भाई, यही Ip कह रहे हैं, पर तुम्हारे ये क्या है, ये QC है। और Ksp कह रहे हैं, तो वो क्या है, Kc है। बस नाम बदल के दूसरे नाम से आ रहे हैं। अब देखो इसमें दो लैंग्वेज यूज की जाती है। पहली लैंग्वेज सुनना, एक सॉल्यूशन में Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है मान लो, तो इस सॉल्यूशन में Cl- की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हम कितनी कर सकते हैं बिना AgCl को प्रेसिपिटेट किए। ध्यान से सुनना, एक सॉल्यूशन में Ag+ 0.1 है। अब बिना AgCl को प्रेसिपिटेट किए हुए हम इस सॉल्यूशन में Cl- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, कितनी। सिचुएशन सोचो क्या होगी, वो जस्ट क्या करना है, Cl- 0 है, QC की वैल्यू 0 है, इस Cl- को बढ़ाओ और बढ़ा के क्या करो, इक्वल कर दो, जस्ट Ksp के बराबर कर दो, बराबर हो गया। अब इससे अगर DC ज्यादा भी कर दोगे तो PPT बन जाएगा, और हमें यही नहीं करना है।
और इससे कम करोगे तो सी माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अभी मैक्सिमम नहीं है, सी माइनस की मैक्सिमम ये आएगी। और कंडीशन क्या है कि बिना प्रेसिपिटेट किए, तो जस्ट KSP के बराबर कर देना है ना। दूसरा क्वेश्चन सुनना, व्हाट इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आई, व्हाट शुड बी द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आई माइनस टू जस्ट स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन, जस्ट स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन, एक दाना बन जाए बस। क्या वो भी वही सेम कंडीशन है? जस्ट स्टार्ट, जैसे KSP के बराबर हुआ, भैया DC ज्यादा कर दोगे, dy बाई dx वगैरह DC ज्यादा कर दोगे तो जस्ट DC ज्यादा होगा तो तुरंत PPT बनेगा। यानी दोनों कंडीशन क्या है? सेम ही है। यहां क्या कहोगे? मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस विदाउट कॉजिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl कितना? -9, हाँ ना। एंड मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl माइनस टू जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन 10 की पावर -9, दोनों चीजें सेम है, हाँ ना। तो प्रेसिपिटेशन करना है तो QC IP इज Ag प्लस इंटू Cl माइनस, और यहां से क्या बोल सकते हैं? Cl माइनस इंटू Ag प्लस इज IP। और प्रेसिपिटेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? IP की वैल्यू KSP से जस्ट ज्यादा हो जानी चाहिए। अगर IP की वैल्यू KSP से कम है, IP की वैल्यू KSP से कम है, तो याद करो QC की वैल्यू अगर KC से कम होती है, रिएक्शन की टेंडेंसी कहां होती है? फॉरवर्ड जाने में। और QC की वैल्यू अगर KC से ज्यादा होती है तो रिएक्शन कहां जाता है? बैकवर्ड जाता है। तो IP की वैल्यू KSP से कम होगी, टेंडेंसी कहां होगी? फॉरवर्ड जाने में। यानी और ज्यादा AgCl वहां घोला जा सकता है उस सॉल्यूशन में। और अगर IP की वैल्यू जस्ट KSP के बराबर हो गई, यानी अब क्या है? इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। और अगर IP की वैल्यू KSP से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? प्रोसेस बैकवर्ड जाएगा। और कब तक बैकवर्ड जाएगा? PPT बनेगा। और कब तक PPT बनेगा? जब तक फिर बराबर न हो जाए QC के, और फिर से इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, फिर माहौल खत्म, फिर PPT बनना बंद। आई बात समझ में? तो अगर इसमें थोड़ा सा Cl माइनस डाल के, तुमने थोड़ा सा Cl माइनस डाल के इसका IP KSP से ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? वो PPT बनाएगा। PPT बनाने के बाद फिर से इक्विलिब्रियम सेटअप किया, चुपचाप बैठ गया, कोई PPT बनना नहीं। फिर थोड़ा ऐड करोगे, फिर PPT बनाएगा, थोड़ा ऐड करोगे, PPT बनाते चल जाएगा। और PPT बना के वो अल्टीमेटली कहां चला जाएगा? फिर से इक्विलिब्रियम सेटअप करता जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो PPT बन रहा है तो ये भी है, ये भी है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, फिर से PPT बनी और इक्विलिब्रियम फिर से सेटअप हो गया। आई बात समझ में? तो ये ऐसे चलता रहेगा। यानी जैसे ही एक बार प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया, तुम अब कितना भी Cl माइनस ऐड करो, क्या होगा? कंज्यूम होगा, PPT बनेगा, इक्विलिब्रियम फिर से सेटअप होगा, है ना। कंज्यूम होगा, PPT बनेगा, इक्विलिब्रियम फिर से सेटअप होगा। तो क्या हम सारा का सारा Ag+ कभी प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं क्या? अगर Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हम 10m कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा? अगर KSP 10 की पावर -11 है, 10 की पावर -10 है, तो Ag+ कितना बच जाएगा? अगर हमने इसको 10m कर दिया तो ये 10 की पावर -11 बचेगा, हाँ है ना। कुछ तो बचेगा, कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। और ये तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट से ही, हाँ है ना। इक्विलिब्रियम अप्रोच में कहते हैं कि भैया ये कभी कोई 0 हो ही नहीं सकता, इक्विलिब्रियम तो सेटअप होगा ही होगा, पर ये क्या होगा? टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा। चलिए, तो अगर IP की वैल्यू KSP के बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अगर IP की वैल्यू KSP से कम है तो क्या हो सकता है? मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व, हाँ है ना, अभी और ज्यादा सॉल्ट डिजॉल्व हो सकता है। और अगर IP की वैल्यू KSP से ज्यादा है, प्रोसेस बैकवर्ड जाएगा और PPT फॉर्मेशन हो जाएगा, PPT प्रोड्यूस हो जाएगी। तो प्रेसिपिटेशन होने के लिए IP की वैल्यू KSP से ज्यादा होनी चाहिए। आई बात समझ में? और कभी 100% प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है? 100% PPT पॉसिबल नहीं है। 100% प्रेसिपिटेशन किसी भी सॉल्ट का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कुछ ना कुछ अमाउंट तो रह ही जाना है। आई बात समझ में? तो ऐसा सोचो कि 100% बाहर निकालिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और हर स्टेप में इक्विलिब्रियम सेटअप होगा और काम चलता रहेगा।
चलिए, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन 0.01 m Cl माइनस सोल्यूशन इफ 0.1 m silver nitrate is added to 1 liter of this solution. Suppose that we have a solution of silver nitrate, we have a solution of 0.01 m Cl minus. Cl minus का solution है and concentration is 0.01 m and we are adding AgNO3 और हमने कितना AgNO3 ऐड किया? 0.1 मोल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का सॉल्युबल सॉल्ट दो आएगा, एक तो आएगा सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा आएगा AgF, नॉट KgF, AgF। सिल्वर का सॉल्युबल सॉल्ट AgF और सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे। किसको? नॉर्मली सिल्वर नाइट्रेट को। अब देखो 0.01 m Cl माइनस है, 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें 0.1 मोल सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया। क्या होना चाहिए? पीपीटी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? पीपीटी बताओ, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कहोगे? Ag+ कितना? 0.1 इन 1 लीटर, यानी ये तो 0.1 m हो गया। और Cl माइनस कितना है? 0.001। अब देखो AgCl, हमें सोचना है कि भाई AgCl का IP क्या, IP का एक्सप्रेशन क्या आएगा? तो ये Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस है। IP क्या है? ये Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ये देखो कितना आ रहा है? 10⁻³ IP की वैल्यू KSP से बराबर है, ज्यादा है? ज्यादा है। पीपीटी होगा? पीपीटी बनेगा? पीपीटी बनेगा, पीपीटी फॉर्मेशन होगा। अब अपने से पूछा क्या जा रहा है? पीपीटी फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। पूछा क्या जा रहा है? Cl माइनस कितना बचेगा। अब आता है मैथमेटिकल पार्ट। अब देखो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, पर हम रिएक्शन को, अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी तो एक तो आप इक्विलिब्रियम को ही बैकवर्ड भेज के काम करो, है ना? दूसरा तरीका, रिएक्शन को रिवर्स कर लो। रिएक्शन को अगर रिवर्स करोगे तो Ag+ से Cl, Ag+ प्लस Cl माइनस क्या बनाएगा? AgCl। और रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना? 1/Ksp, और Ksp कितना? 10⁻⁻10। तो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻10, यानी ऑलमोस्ट फॉरवर्ड। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो पूरी तरीके से कंज्यूम, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? ऑलमोस्ट जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, हाँ है ना? और उसकी कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कंज्यूम हुई वो कैलकुलेट हो जाएगी, और AgCl के मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे वो कैलकुलेट हो जाएगी। और फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देख के जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको बताया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहले तो इक्विलिब्रियम वाली अप्रोच से सॉल्व करता हूं। AgCl सॉलिड, Ag+ एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इसका Ksp है 10⁻⁻10। हमने Ag+ ऐड किया है 10⁻⁻1 0.1 m और Cl माइनस ऐड किया है 0.01 m। थोड़ा सा ध्यान दो, यहीं पे भी आप स्मार्टली काम करोगे तो यही इसी स्टेप में काम हो जाएगा। Ksp 10⁻⁻10 है। रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहोगे? रिएक्शन को रिवर्स करके देखोगे तो 10⁻10 जाएगा। रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, हाँ है ना? ऑलमोस्ट बैकवर्ड जाएगी तो जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो ऑलमोस्ट पूरा कंज्यूम होगा, पर एग्जैक्टली कभी पूरा कंज्यूम नहीं हो। तो मान लो ये जो बचा वो x है। कभी भी ध्यान देना, डिसाइड करो कि किधर ऑलमोस्ट जाएगा। तो ये बचा कितना? x। कंज्यूम कितना हुआ? ऑलमोस्ट 0.01। कंज्यूम वैसे तो कहना चाहिए 0.01 माइनस x, हाँ है ना? 0.01 माइनस x, पर हम इसको क्या मानेंगे? x ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो ये कंज्यूम कितना हो गया? ऑलमोस्ट 0.01। तो इसको ये लिख सकते हैं कि x ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, और ये कितना कंज्यूम हो जाएगा? कितना? ये 0.01, तो ये कितना? 0.1, तो कितना बचेगा?
0.09 m। yes sir, और फिर से ये क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम सेटअप करेंगे। और इक्विलिब्रियम सेटअप करेंगे तो ये कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम की और ये कंडीशन हो गई इनिशियल। KSP AG प्लस इनटू CI माइनस। AG प्लस कितना 0.09 और ये है कितना x इक्वल्स टू 10 की पावर -10। इसको क्या लिखोगे तो x इक्वल्स टू 10 की पावर -10 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको 0.11 इंटू 10 की पावर -8 कर सकते हैं, या ये 1.1 इंटू -9m हो जाएगी। अच्छा किया yes कि ऑलमोस्ट कंज्यूम करा दिया, हाँ है ना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा, बैकवर्डेशन लिखो, हाँ है ना। 0.1 0.01 इसका k होगा 10 की पावर 10 और इसको ऑलमोस्ट पूरा कंज्यूम कराओगे, हाँ है ना। yes तो यही काम जो बैकवर्ड करा के कर रहे हैं वो हम फॉरवर्ड करा के करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन निकाल के k लिखेंगे और k से फिर x निकालेंगे। आई बात समझ में। तो ये Ag प्लस की 2.09 कैसे लिया कौन सी, सर? 0.09 देखो KSP 10 की पावर -10 है यस सर। तो, और ये दोनों इतना ज़्यादा है, रिएक्शन क्या होगी 10 की पावर -10, तो ये पूरी बैकवर्ड शिफ्टेड होती है या फॉरवर्ड शिफ्टेड होती है, बैकवर्ड। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट पूरा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, हाँ है ना। मतलब ये दोनों पूरे, ये ऑलमोस्ट पूरा बैकवर्ड शिफ्ट होगा और जो एमिटिंग रीजेंट है वो ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाएगा, हाँ है ना। एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट। एमिटिंग रीजेंट कौन होना चाहिए यहाँ पर, CI माइनस। इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हुई 0.01, हाँ है ना। ये देखोगे ये एमिटिंग रीजेंट है तो इसकी ऑलमोस्ट कितनी 0.01 कंज्यूम होगी, तो इसकी 0.01, तो इसकी भी कितनी ऑलमोस्ट 0.01 कंज्यूम। हाँ, तो ये कितना बच जाएगा 0.1 माइनस 0.01, तो ये कितना बचा 0.09 m। और ये कितना बच गया, तो इसको मान लिया हमने कि ये x बच गया, पर ये x कैसा होगा, ये 0 की तरफ टेंड करेगा। देखो ज़रा x क्या 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ लेते भी तो क्या ये मैथमेटिकल बेवकूफ़ी होती, इसको अगर कंसिडर करते तो इसमें भी x आता, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते और क्वाड्रेटिक सॉल्व के रूट निकालते तो 10 की पावर -9 का रूट आता, हाँ है ना। तो मैथमेटिकली इसकी वैल्यू, मैथमेटिकली ये क्या रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है, तो इसको आप x, इसके लिए तो रेलेवेंट है पर इसके लिए x क्या है, इरेलेवेंट है, तो इसको यहाँ से इग्नोर करके 0.09 ही देखना चाहिए। आई बात समझ में। और ये आइडिया हमें कहाँ से मिल जाएगा, KSP से। KSP देखोगे नॉर्मली इनका KSP कम होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन का K बहुत ज़्यादा होगा। तो या तो रिएक्शन को बैकवर्ड ही लिखियो या तो ऐसे ही लिखो और बैकवर्ड भेज के देखियो, ठीक है। और हम स्टेप्स में ये स्टेप मिनिमाइज कर सकते हैं, हमें ये तो यहीं से दिख जाएगा, हाँ है ना। ऐसा एक्सप्रेशन दिखा KSP का एक्सप्रेशन से सीधा तुम बता सकते हो कि IP KSP से ज़्यादा है, और इसी स्टेप में हम बता भी सकते थे कि कितना बचेगा, कितना कंज्यूम हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए इसके बाद की बातें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।